स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों अलग अंदाज के चैनल पे। सेल की स्टडी हम लोगों ने शुरू की थी, आज उसको और आगे हम लोग बढ़ाते हैं। पिछले 2 सेशन में हमने सेल का इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद कंपोनेंट ऑफ द सेल में सबसे पहले हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कुछ जानने की कोशिश की थी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए समरी ये है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल होता है जो सेल को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। बेसिक ये कवरिंग है, एक सेल को एक शेप भी प्रोवाइड करता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेल के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है उसको अंदर आने देता है, जो चीज़ें नहीं ज़रूरी है उसको आने से रोकता भी है। इस तरह से हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन के बारे में कुछ चीज़ें जानी थी। आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन पे, सेल वॉल। अच्छा, हमने आपसे बताया था कि सेल को 3 स्ट्रक्चर में, 3 स्पेसिफिक फीचर में हम लोग स्टडी कर सकते हैं, 3 स्पेसिफिक पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहला आपका सेल वॉल था, सबसे पहला आपका सेल मेम्ब्रेन था, दूसरा न्यूक्लियस और तीसरा हम साइटोप्लाज्म कह रहे थे। 3 स्पेसिफिक कंपोनेंट्स, रीजन या पार्ट्स या फीचर्स ऑफ द सेल, इसको हम कह सकते हैं। जनरल टर्म इसके लिए होगा, सबसे पहला सेल इन्वेलप, सेल को प्रोटेक्शन या शेप स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए सेल की कवरिंग, और दूसरा आपका न्यूक्लियस, सेल के सारे फंक्शंस को जोड़ करके रखने के लिए, कंट्रोल रेगुलेट करने के लिए आपका एक सेंटर पीस, जैसे ब्रेन आपके पूरे बॉडी को फंक्शन के कंट्रोल करता है, वो न्यूक्लियस है सेल में। और तीसरा आपका लिक्विड मटेरियल जो सेल के फंक्शनिंग को सपोर्ट करेगा, जैसे आपके बॉडी में ब्लड की इम्पोर्टेंस है, लिक्विड मटेरियल है, पूरे बॉडी को कनेक्ट किए हुआ रहा है, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को पहुंचाने का काम। इस तरह से सेल में ये 3 एरिया, 3 रीजन हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था। सबसे पहला एक जनरल टर्म है सेल इन्वेलप, सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग। देखिए, एक तो हम लोगों ने पढ़ लिया सेल मेम्ब्रेन, लेकिन अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को नेचर में देखेंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म नेचर में 2 तरह के हैं, प्लांट्स, एनिमल्स। तो जाहिर सी बात है सेल भी फिर 2 तरह के होंगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल, क्योंकि एनिमल और प्लांट्स में आपको ऑब्जर्वेबल डिफरेंस दिखता है। वैसा आपको कुछ माइक्रोस्कोप या कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं, आपको डायरेक्ट दिख जाएगा, हाँ प्लांट और एनिमल के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। प्लांट एक जगह पे फिक्स होता है, जनरली उसमें आपको मूवमेंट नहीं दिखेगा, ह्यूमन की तरह सोफिस्टिकेटेड सेंस ऑर्गन्स उसमें नहीं होते हैं, आइज़, ईयर, नोज, टंग, स्किन, इस तरह से। और प्लांट का और जिस तरह से ह्यूमन में हार्ट और लंग इस तरह से ऑर्गन्स होते हैं, उस तरह से भी प्लांट में नहीं होते हैं, डिफरेंस है। दूसरा, प्लांट को बहुत सारे स्पेसिफिक हार्श कंडीशन प्रोवाइड करने पड़ते हैं, उनका घर तो नहीं होता है डायरेक्टली वो सनलाइट में है, डायरेक्टली विंड में है, डायरेक्टली वाटर के इसमें है। हम लोग तो अपने अपने घर में रहते हैं नेचर, और इससे हर तरह से हमें प्रोटेक्शन है। प्लांट को और हार्श कंडीशन नेचर में, डायरेक्ट नेचर में वो एक्सपोज है, उसको और हार्श कंडीशन सफ़र करने, इसके लिए प्लांट के सेल्स में एक एडिशनल कवरिंग होती है। बेसिक डिफरेंस नहीं होगा प्लांट के सेल में और एनिमल के सेल में, बेसिक स्ट्रक्चर प्लांट के सेल का और एनिमल के सेल का सेम होगा ऑलमोस्ट, क्योंकि सेल स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब है सेल से बने होंगे। और ये जो बेसिक 3 आपको रीजन बताया, फीचर बताया सेल का, एक सेल इन्वेलप जनरल टर्म में, और दूसरा एक जेनेटिक मटेरियल जो सेल को जोड़ करके रखे, और तीसरा एक लिक्विड मैट्रिक्स। तो सेल इन्वेलप में आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया, और ये दूसरा सेल वॉल हो गया, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल के तौर पे न्यूक्लियस है जो सेल के सारे काम को जोड़ के रखेगा, और जब सेल को डिवाइड करना होगा तो सारी इन्फॉर्मेशन नए सेल में ट्रांसफ़र कर देगा। तीसरा साइटोप्लाज्म, लिक्विड मटेरियल जिसमें सेल अपने एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, सारे सेल ऑर्गेनिल्स में होते हैं। ये 3 रीजन सेल का याद रखिएगा, सेल इन्वेलप, जेनेटिक मटेरियल और आपका लिक्विड मैट्रिक्स। सेल इन्वेलप में आपका सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गया, जेनेटिक मटेरियल में आपका न्यूक्लियस आ गया, और लिक्विड मैट्रिक्स में साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में ही सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं जो सेल के अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं।
इस ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद आइए अब हम लोग सेल वॉल के डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो सेल वॉल जो कि प्लांट हार्श कंडीशन में डायरेक्ट नेचर में एक्सपोज है, डायरेक्ट सनलाइट में एक्सपोज है, डायरेक्ट विंड में एक्सपोज है, डायरेक्ट रेन में एक्सपोज है। तो इन हार्श कंडीशन से प्रोटेक्शन के लिए इसमें एक एक्स्ट्रा सेल एनवेलप, एक्स्ट्रा कवरिंग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका स्कूल है, आपके स्कूल के पास गेट भी लगा हुआ है, स्कूल की बाउंड्री है, चारों तरफ से दीवार घिरा हुआ है, गेट है। इसके बावजूद एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए आप एक गार्ड भी गेट पे रखते हैं जो आपके सिक्योरिटी पर्पस के लिए। उसी तरह नॉर्मल सेल, एनिमल सेल में एक आउटर मोस्ट कवरिंग सेल मेम्ब्रेन होता है, चाहे एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, कोई सा भी सेल हो, आउटर मोस्ट एक कवरिंग होगा सेल मेम्ब्रेन जिसको हम कह रहे हैं। लेकिन प्लांट सेल चूँकि ये नेचर में डायरेक्ट एक्सपोज है, हम लोग एनिमल से अपने अपने घर बना के या इसमें रहते हैं। नेचर में भी जितने एनिमल्स हैं अपना कोई बिल बना के रहता है, कोई गुफा में रहता है, कोई कहीं रहता है, तो डायरेक्ट नेचर के हार्श कंडीशन से वो एक्सपोज नहीं है। लेकिन प्लांट इस तरह से मूवमेंट तो नहीं करते, देखते एक जगह सॉइल में अपना फिक्स रहता है, तो नेचर में डायरेक्ट एक्सपोज है, तो उन्हें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए। इस सेल वॉल उन्हें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अच्छा, हर सेल ऑर्गेनेल, हर सेल कंपोनेंट हमने आपसे बताया कोई ना कोई मॉलिक्यूल से बना होगा, और बायोलॉजी में 4 तरह के मॉलिक्यूल का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए हमें बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। 4 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और न्यूक्लिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का बना होगा। प्रोटीन आपका इसमें नाइट्रोजन और इसका इम्पॉर्टेंट रोल होगा, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, कार्बन्स का भी होता है इम्पॉर्टेंट रोल। अमीनो एसिड, अमाइंस, NH3 अमोनिया ग्रुप, इसका इम्पॉर्टेंट रोल होगा प्रोटीन में। और आपका फैट्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, काफ़ी लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होंगे फैट्स में। और लास्ट में आपका न्यूक्लिक एसिड, इसमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, फॉस्फेट, इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होगा। न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम लोग डिटेल में जब DNA पढ़ेंगे तो देखेंगे थोड़ा बहुत बेसिक। अब सेल वॉल, तो ये सेल वॉल कार्बोहाइड्रेट एक तरह का होता है, सेल्यूलोज इससे बना होता है। सेल्यूलोज वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल्स होता है लिविंग वर्ल्ड में, वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल्स। काफ़ी टफनेस सेल को प्रोवाइड करता है, ताकि सेल नेचर के हर तरह के हार्श कंडीशन से आपका उसको झेल जाए, उसको बर्दाश्त कर जाए ईजिली, और सेल को किसी तरह का नुकसान ना हो। अब देखेंगे आपके बुक में भी कह रहा है, सेल्यूलोज इज़ द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सेल को। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब हम लोगों ने स्टडी किया था तो एक चीज़ देखा था कि हम लोग हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक 3 कंडीशन में सेल को रख के देख रहे थे कि क्या क्या होता है सेल के साथ। अच्छा, अब उस वक्त हम लोग सिर्फ एनिमल सेल की बात कर रहे थे, अब हम लोग प्लांट सेल को भी वैसे कंडीशन में रख के देखेंगे तो क्या होगा। क्योंकि यहाँ सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ आपका सेल वॉल भी है। क्या फंक्शन होता है सेल वॉल? एडिशनल आउटर कवरिंग होता है प्लांट सेल के लिए, ये याद रखिएगा। सेलुलोज का बना हुआ होता है, ये प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ताकि वो हार्श कंडीशन से ईजिली टैकल कर सके। सेल वॉल से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन ये थी, ये क्वेश्चंस आपको आ सकता है कि सेल्यूलोज, इसको याद रखिएगा, सेल्यूलोज का बना हुआ होता है, काफ़ी ये हार्ड स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, अब क्या होगा जब एक सेल को, ख़ास तौर पे प्लांट सेल को जिसमें सेल वॉल है, उसको ऐसे सॉल्यूशन में या ऐसे कंडीशन में रखा जाए जहाँ वाटर का कंसंट्रेशन बाहर में ज़्यादा है, यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। ऐसे कंडीशन में सेल के साथ क्या होता है, तो बहुत अच्छा एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे आपको सजेस्ट कर रहा है कि इस एक्सपेरिमेंट को करिए, उसके बाद देखिए वो आपको रिज़ल्ट मिलेगा। कह रहा है, माउंट द पील ऑफ अ रियो लीफ इन वाटर ऑन अ स्लाइड। एक्टिविटी 5.6 आप देखेंगे,
इसमें कह रहा है माउंट द पील ऑफ अ रियो लीफ इन वाटर ऑन अ स्लाइड एंड एग्जामिन सेल्स अंडर हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। रियो लीफ को आप माउंट करके एक स्लाइड बनाइए, माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने के लिए, हाई पावर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करिए। आप देखेंगे नोट द स्मॉल ग्रीन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। उसमें आपको प्लांट सेल में जब हम लोग सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे प्लांट में एक एक्स्ट्रा सेल ऑर्गेनल होता है क्लोरोप्लास्ट, उसकी बात कर रहे हैं, ग्रीन कलर का होता है। इनमें ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, ये चीज़ें आपको देखेंगे। पुट अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट ऑन द माउंटेन लीव ऑफ द स्लाइड, वेट फॉर अ मिनट एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप व्हाट डू वी सी। एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन यानी हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन शुगर का या सॉल्ट का आप उस लीफ पर डालिए और देखिए क्या रिजल्ट आप फाइंड करते हैं। और फिर कहता है नेक्स्ट, नाउ प्लेस सम रियो लीव्स इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स। इस रियो लीफ को कुछ देर के लिए बॉइलिंग वाटर में डाल दीजिए। उसके बाद देखिए क्या होता है। बॉईल करने से रियो लीव्स लिविंग सेल्स होते हैं, अब वो किल हो गए, अब वो डेड सेल हो गया। देन माउंट वन लीफ ऑन द स्लाइड एंड ऑब्जर्व इन अंडर माइक्रोस्कोप। फिर इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करिए और एक हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन डालिए और उसके बाद देखिए क्या सिचुएशन होता है, क्या रिज़ल्ट होता है। ये एक एक्टिविटी आपको इंटरेस्टिंग करने के लिए दे रहा है। देखिए क्या होता है, जैसे ही आप लिविंग प्लांट सेल को एक हाइपरटॉनिक सिचुएशन में डालेंगे, ठीक है। अब लास्ट सेशन में हम लोगों ने एनिमल सेल के बारे में ये चीज़ देखी थी। अगर एनिमल सेल को आप एक हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में डालेंगे, यानी ऐसे सॉल्यूशन में जहाँ बाहर पानी का अमाउंट कम है और दूसरी चीज़ शुगर या सॉल्ट का अमाउंट ज़्यादा है, यानी सेल के अंदर पानी ज़्यादा है बाहर के मुकाबले, यानी पानी सेल से बाहर चला जाएगा और सेल श्रिंक कर जाएगा, पतला हो जाएगा। सेल के अंदर से पानी निकल के बाहर चला जाएगा। सेम चीज़ आपका प्लांट सेल में भी होगा। यहाँ बस एक एडिशनल कवरिंग है, वो आपको स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। और ये ऐसा तो नहीं है कि ये पानी को आने से रोक देगा या पानी को जाने से रोक देगा। सेल वॉल ऐसा कुछ नहीं करता है, पानी को आने जाने से नहीं रोकता है। अगर प्लांट सेल को भी आप ऐसे कंडीशन में डालेंगे जहाँ जो हाइपरटॉनिक है, तो क्या होगा, प्लांट सेल वाटर लूज करेगा और श्रिंक हो जाएगा। लेकिन यहाँ सेल का शेप नहीं चेंज होगा, क्योंकि सेल वॉल जो आउटर मोस्ट हार्ड कवरिंग है रिजिड होता है, काफ़ी सख्त। तो सेल वॉल के अंदर बाकी जितना कंपोनेंट सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये सिकुड़ेगा। सेल का एक रफ शेप तो बरकरार रहेगा। इस प्रोसेस को एक स्पेशल नाम दे दिया गया, इसको कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्म, ये जो लफ्ज़ है PLASM, यहाँ तक ये लफ्ज़ जनरली लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल के लिए आता है। सेल में जो लिक्विड कंपोनेंट है, इसके लिए लफ्ज़ हम लोग प्लाज्म इस्तेमाल करते हैं। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, टूट जाना। सेल के अंदर से लिक्विड कंपोनेंट कम हो गया, सेल बिल्कुल सिकुड़ने लगा सेल वॉल से, इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझें। तो जब एक लिविंग प्लांट सेल वाटर लूज करता है और श्रिंक होता रहता है, तो सेल का जितना कंपोनेंट है उस सेल वॉल से अंदर की तरफ सिकुड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि हमने सेल को एक हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन सिचुएशन में रख दिया है, जहाँ बाहर पानी की मात्रा कम है, सेल के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा है। तो ऑस्मोसिस के नियम के तहत सेल से पानी चला जाएगा बाहर और सेल का सिकुड़ जाएगा। प्लांट सेल में ये चीज़ होती है, इसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो अगर आप देखेंगे तो एक्टिविटी जो करने के लिए कहा है इसने, अगर आप लाइव सेल को, लिविंग सेल को आप अगर हाइपरटॉनिक सिचुएशन में डालेंगे तभी ये प्लाज्मोलाइसिस होगा। दूसरे केस में ये कह रहा है कि जब आप बॉईल करके डालिए, बॉईल करने से लीफ किल हो जाएगा, तो डेड सेल में प्लाज्मोलाइसिस नहीं होता है। एक तो ये सिचुएशन हो गया अगर आप प्लांट सेल को आपने हाइपरटॉनिक सिचुएशन में रखा। अच्छा, एक सिचुएशन ये भी तो पॉसिबल है, अगर आपने प्लांट सेल को हाइपोटॉनिक सिचुएशन में रखा तो
अगर प्लांट सेल को आपने हाइपोटोनिक सिचुएशन में रखा तो क्या होगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सिचुएशन क्या है? बाहर पानी की अमाउंट ज़्यादा है, शुगर या सॉल्ट का अमाउंट बहुत कम है। उसके कंपैरिजन प्लांट सेल के अंदर पानी का अमाउंट कम है और दूसरे चीज़ों की अमाउंट ज़्यादा है। तो ऑस्मोसिस के रूल के तहत पानी जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ आने की कोशिश करेगा, यानी बाहर से अंदर। इस तरह तो सेल फूलते जाएगा, फूलते जाएगा, फूलते जाएगा, और बहुत ज़्यादा सेल फूल जाएगा तो बर्स्ट भी होने का चांस है। सेल वॉल क्या करता है? सेल वॉल क्या करता है? मान लीजिए बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई, तो पानी का अमाउंट बाहर बहुत ज़्यादा हो गया और प्लांट तो डायरेक्ट नेचर में एक्सपोज है। बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो हम लोग घर में रहते हैं ना, भीग नहीं जाए, तबीयत ना ख़राब हो जाए। तो सेल के साथ भी तो चांस है, प्लांट के साथ, कि बाहर बहुत ज़्यादा पानी है, बहुत ज़्यादा ऑस्मोसिस के तहत सेल प्लांट पानी एब्जॉर्ब ना कर ले और ये ना हो जाए, सेल के बर्स्ट हो जाए, प्लांट फिर तो डेड हो जाएगा। लेकिन क्या होता है जब हाइपोटोनिक सिचुएशन में सेल रहता है, प्लांट सेल, एक लॉ के तहत, ऑस्मोसिस के लॉ के तहत पानी अंदर तो आता है, लेकिन सेल वॉल रिजिड स्ट्रक्चर है, फिक्स है, उसका शेप जनरली चेंज नहीं होता है। तो एक फिक्स अमाउंट तक उसमें पानी आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वो सेल फूलता जाएगा, सेल के वॉल पे एक प्रेशर डालेगा और एक फर्दर अमाउंट के बाद सेल वॉल और ज़्यादा उसको पानी ऑब्जॉर्ब नहीं करने देगा। जो प्रेशर सेल डालता है सेल वॉल पे, इसके लिए भी बायोलॉजी में एक टर्म है, टर्गर प्रेशर, इसको कहते हैं, टर्गर प्रेशर। ये आपको सेल को स्वेल होने से, बहुत ज़्यादा स्वेल होने से और बर्स्ट करने से बचाता है। तो ये सेल वॉल की स्पेशल फंक्शनिंग, स्पेशल फीचर हो गया। अगर हाइपरटोनिक सिचुएशन में है तो प्लाज्मोलाइसिस होगा, अगर हाइपोटोनिक सिचुएशन में है तो सेल स्वेलअप तो होगा लेकिन बर्स्ट नहीं करेगा। हाइपोटोनिक सिचुएशन नेचर में कैसे पॉसिबल है? बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, बाहर पानी का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, प्लांट डायरेक्ट नेचर में एक्सपोज है। इस तरह से सेल वॉल प्लांट सेल को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि वो इन तरह के डैमेज से बचा रहे और बहुत ज़्यादा चेंज जो सराउंडिंग में हो रहा है उसके तहत अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, प्रोवाइड कर सके। एनिमल तो अपने लिए शेल्टर प्रोवाइड कर लेता है, घर ढूंढ लेता है हार्श कंडीशन को टैकल करने के लिए। तो ये कुछ थी इंफॉर्मेशन सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल के बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके बुक के अनुसार वो है न्यूक्लियस। फिर से इस चीज़ को रिवाइज कर लें कि सेल को हम लोगों ने 3 कंपोनेंट में डिवाइड किया है। सबसे पहला आपका कंपोनेंट है सेल इन्वेलप। प्लांट एनिमल सेल के लिए सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए सेल वॉल भी है, सेलुलोज का बना होता है। दूसरा आपका इम्पॉर्टेंट फीचर है सेल का जेनेटिक मटेरियल, जो सेल के सारे फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। इस तरह ब्रेन ह्यूमन बॉडी के सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है, जोड़ के रखता है। जिस तरह क्लास में एक मॉनिटर टीचर के एब्सेंस में क्लास को जोड़ के रखता है, उसी तरह ये न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल होता है सेल में। सारे सेल की एक्टिविटीज़, जितना कुछ भी सेल को फंक्शन करना है, हर कुछ, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन इस न्यूक्लियस के अंदर स्टोर रहता है और इसके फंक्शन को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। इवन कि सेल को जब डिवाइड करना होता है तो सारी इन्फॉर्मेशन ये नए सेल को प्रोवाइड कर देता है, इसलिए इसको कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। तो पहला फीचर था सेल इन्वेलप, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल आ गया। दूसरा आपका सेल इन्वेलप, पहला था सेल इन्वेलप जिसमें सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल आ गया। दूसरा है आपका जेनेटिक मटेरियल यानी न्यूक्लियस, और तीसरा होगा आपका लिक्विड मैट्रिक्स, लिक्विड बेस यानी साइटोप्लाज्म। आइए अब इस न्यूक्लियस को थोड़ा डिटेल में देखें। न्यूक्लियस, सेल के न्यूक्लियस का नाम कैसे पड़ा? सेल के सेंटर में होता है, बिल्कुल ये कहाँ होता है? सेल के बिल्कुल सेंटर में, यहीं से इसको अपना नाम न्यूक्लियस पड़ा है। न्यूक्लियस का बेसिक मतलब होता है कोर ऑफ द सेल, सेल के बिल्कुल बीच का पार्ट।
और हम लोग इंट्रोडक्शन में देख ही चुके हैं कि रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। तो सेल के बिल्कुल बीचों बीच होता है। आपने शुरू के एक्सपेरिमेंट भी देखा था कि ओनियन पील के सेल में एक डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहा था। तो लो पावर माइक्रोस्कोप में सिर्फ सेल के रफ स्ट्रक्चर के साथ न्यूक्लियस हल्का सा दिखता है। हम लोग भी जब सेल रफली ड्रॉ करते हैं तो एक गोल सा बना के एक बीच में डॉट सा डाल देते हैं, तो ये न्यूक्लियस रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं हम लोग। ये कोर ऑफ द सेल है, ये ब्रेन ऑफ द सेल है। जिस तरह ब्रेन पूरे बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करके रखता है, उस तरह से ये न्यूक्लियस बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करके रखता है। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन लेयर कवरिंग होता है। अब देखिए, सेल के अंदर सेल को जिस तरह सेल को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, जिस तरह से सेल को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, उस तरह सेल को प्रोटेक्शन के लिए सेल मेम्ब्रेन है। उस तरह सेल के अंदर भी जितने कंपोनेंट्स होंगे इम्पॉर्टेंट, उनको भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी। न्यूक्लियस मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द सेल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल है। जाहिर सी बात है, इसको भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो एक नहीं बल्कि दो दो लेयर की कवरिंग होती है इसमें, न्यूक्लियस में। इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है जो न्यूक्लियस को प्रोटेक्शन की, वो सारा कुछ जो सेल के लिए सेल मेम्ब्रेन करता है वो न्यूक्लियस के लिए न्यूक्लियस मेम्ब्रेन करेगा। इसमें भी सेल मेम्ब्रेन की तरह पोर्स होगा ताकि चीज़ें आ सके जा सके न्यूक्लियस में। अब न्यूक्लियस जो कुछ भी इंस्ट्रक्शन देगा, जैसे आपके पेरेंट्स कमांड करते हैं, आप लिसन करते हैं, आपके टीचर्स कमांड करते हैं, होमवर्क्स देते हैं, आप उसको फॉलो करते हैं, उस तरह न्यूक्लियस कमांड करता है अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स को। तो ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में कमांड करता है। मॉलिक्यूल्स आने के लिए जाने के लिए पोर्स होने चाहिए, तो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होता है ताकि चीज़ें अंदर आ सके जा सकें। बिल्कुल सेल के बीचों बीच में जनरली होता है, इसलिए इसका नाम ही पड़ा है न्यूक्लियस। और सेल के फिज़िकल अपीयरेंस कैसा दिखेगा, सेल की आइडेंटिटी क्या होगी, सेल को क्या फंक्शन करना है, सब कुछ ये कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है एक्चुअली न्यूक्लियस के अंदर जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो उसका जेनेटिक मटेरियल है। हमने आपसे कहा था 4 तरह के इम्पोर्टेंट बायोमॉलिक्यूल होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो ये न्यूक्लिक एसिड चौथे तरह के बायोमॉलिक्यूल न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। एसिडिक इन नेचर न्यूक्लिक एसिड। देखो ये न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है। एक लफ्ज़ हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस बना होता है डीएनए से। किस चीज़ से? डीएनए, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल ऑफ बायोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल। सारा कुछ इन्फॉर्मेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक सेल के, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर होता है कि वो सेल कैसा होगा, हर तरह का इन्फॉर्मेशन। इनफैक्ट कि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो सेल है, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हर कुछ इन्फॉर्मेशन उसके हर एक सेल के डीएनए में होता है। एक तरह का बायो मॉलिक्यूल है, एक तरह का ये मॉलिक्यूल होता है। काफ़ी लंबा, काफ़ी लेंथी इन साइज़ होता है, बहुत बड़ा, क्योंकि सारे सेल के बारे में, इनफैक्ट सेल ही नहीं, जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये सेल है उसके बारे में सारी कुछ इन्फॉर्मेशन इसके पास है। तो क्या होता है, जिस तरह से एक धागा आपने देखा होगा घर में मम्मी को सिलाई करते हुए, तो धागा एक रील में लपेटा हुआ होता है। धागे की लेंथ बहुत ज़्यादा है, उसको रील में अलग अलग करके उसके जो कूट की कवरिंग होती है उसमें उसको रोल कर दिया जाता है, तो कम स्पेस में बहुत ज़्यादा धागा स्टोर हो जाता है। उसी तरह ये डीएनए बायोमॉलिक्यूल्स है एक तरह का। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इन्हीं सब चीज़ों से मिलके बना होता है। इतना लेंदी होता है केमिकल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कि बिल्कुल जिस तरह आप धागा इमेजिन कर सकते हैं, एकदम लंबा, उसको रील में शॉर्ट करके लपेटा हुआ होता है। उस तरह से जब इसको लपेट दिया जाता है तो ये
क्रोमोसोम कहलाता है। हाईली कॉइल्ड एंड कंडेंस फॉर्म ऑफ द डीएनए। डीएनए बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, हर तरह के इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के मुताबिक। अब ये डीएनए इसको भी फर्दर और डेंस और भी कॉइल्ड फॉर्म में होता है, बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में। इसको हम लोग क्रोमैटिन कहते हैं। सेल जब नॉर्मल कंडीशन में होता है तो क्रोमैटिन इसको हम लोग कहते हैं। जब सेल डिवाइड करने के लिए आता है तब ये क्रोमोसोम के फॉर्म में आपको दिखता है। न्यूक्लियस के अंदर यही होता है। न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम, क्रोमोसोम कंटेन्स डीएनए, और डीएनए एक तरह का बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जिसमें हर तरह की इंफॉर्मेशन होती है सेल के बारे में और उस ऑर्गेनिज्म के बारे में जिसमें वो सेल है। जब आप न्यूक्लियस को माइक्रोस्कोप में देखेंगे नॉर्मल कंडीशन में तो क्रोमोसोम नहीं, आपको क्रोमैटिन दिखेगा, वो बड़ा सा धागा टाइप। जब सेल डिवाइड करने के लिए लगता है तब ये क्रोमोसोम आपका अपीयर होता है। और यही क्रोमोसोम, यही डीएनए होता है। जब सेल डिवाइड करता है क्रोमोसोम के फॉर्म में ये डीएनए अरेंज होता है और एक सेल से दूसरे सेल में आपका ये ट्रांसफ़र होता है। जब क्रोमोसोम ट्रांसफ़र हो गया तो आपको अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे एक सेल को डिवाइड करके 2 सेल बनाते हैं तो क्या होता है, सेल डिवाइड करता है, सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करता है, जितना डीएनए होता है सब फोटोकॉपी करा के एक डबल सेट हो जाता है और एक एक सेट दो नए सेल में चला जाता है। इस तरह से एक सेल डिवाइड होके 2 सेल बना जाता है। जब डीएनए के अंदर सारे इन्फॉर्मेशन है तो वो सारे नए सेल ऑर्गेनेल्स भी डेवलप कर लेगा और हर कुछ डेवलप कर लेगा, हर फंक्शनिंग कर लेगा। तो डीएनए इस तरह बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रखता है आपका सेल में, बल्कि पूरे लिविंग वर्ल्ड में। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एक तरह का बायोमॉलिक्यूल है, एसिडिक इन नेचर। सेल डिवीज़न में बहुत बड़ा रोल होता है न्यूक्लियस का। अब देखिए न्यूक्लियस के बारे में चंद चीज़ें और। बायोलॉजी में न्यूक्लियस के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कैरियन या कैरियोट, ठीक है। ये लफ्ज़ न्यूक्लियस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में 2 तरह के, एक सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, एक बहुत एडवांस लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया। सिंपल जैसे एक सेल वाले या अमीबा या इस तरह के हम लोगों ने देखा था। न्यूक्लियस के बेसिस पे भी सिंपलिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन होगी। और एक बिल्कुल छोटा सिंपल सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बहुत ज़्यादा उसको फंक्शन नहीं करने हैं, बहुत ज़्यादा कुछ लाइफ के प्रोसेस कॉम्प्लेक्स नहीं करने, सिंपल, तो उसके अंदर न्यूक्लियस भी सिंपल होगा। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक या प्रोकैरियोट्स। कैरियोट का लफ्ज़ न्यूक्लियस के लिए, प्रो का मतलब होता है सिंपल। तो सिंपल न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस है ना आपका, बहुत ज़्यादा सेल मेम्ब्रेन और ये नहीं होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है आपका डीएनए, ये क्रोमैटिन के फॉर्म में पूरे सेल में ही, पूरे सेल के साइटोप्लाज्म में ही बिखरा होता है। तो यहाँ पे हम लोग न्यूक्लियस के बदले लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियोइड, मतलब एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेन ओनली न्यूक्लिक एसिड, इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियाइड। वैसे और जैसे जिन ऑर्गेनिज्म में ये होता है उन ऑर्गेनिज्म को हम लोग प्रोकैरियोट्स कहते हैं। बैक्टीरिया बहुत अच्छा एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का। इसके अंदर न्यूक्लियस होता तो है लेकिन वेल डिफाइन नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, न्यूक्लियर अंदर में जेनेटिक मटेरियल यानी आपका क्रोमैटिन जो आपका है ये आपका पूरे सेल में बिखरा हुआ होगा। तो प्रोकैरियोटिक सिंपल न्यूक्लियस वाले। उसके बरक्स जो एडवांस लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स जो आपको दिख रहे हैं, ये यूकैरियोटिक होते हैं। इनका न्यूक्लियस वैसा होगा, डिटेल स्ट्रक्चर जैसा हमने देखा। तो न्यूक्लियस एक सेंट्रल सेल ऑर्गेनेल है सेल का,
मेम्ब्रेन से कवर होता है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है और इसके अंदर भी एक न्यूक्लियस की अपनी एक लिक्विड होती है। प्लाज्म का लफ्ज़ हमने आपको बताया लिक्विड के लिए इस्तेमाल होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होगी उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर और होता है, न्यूक्लियोलस उसको कहते हैं। बहरहाल तो न्यूक्लियस के बेसिस पे दो तरह के ऑर्गेनिज्म हो गए, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। जब सिंपल फंक्शन वाले ऑर्गेनिज्म यानी सिंपल न्यूक्लियस होगा, अच्छा जब न्यूक्लियस सिंपल होगा यानी सिंपल फंक्शन करने वाले हैं, तो सेल ऑर्गेनिज्म भी बहुत सिंपल होंगे। जब और एडवांस न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनिज्म होंगे यूकैरियोटिक, तो इसमें सेल ऑर्गेनिज्म भी बहुत एडवांस होंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होता है, जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं, इनका न्यूक्लियस सिंपल होता है। इनका न्यूक्लियस सिंपल होता है, न्यूक्लियस में भी आउटर कवरिंग नहीं होती है, और न्यूक्लियस के साथ साथ जितने सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं इनमें भी कोई कवरिंग नहीं होती है। यूकैरियोटिक सेल में उसके बरअक्स जितने सेल ऑर्गेनेल्स होंगे उसमें कवरिंग होगी, उसके सेल ऑर्गेनेल्स में भी कवरिंग होगी। जब हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे तो डिटेल में देखेंगे कि सेल ऑर्गेनेल्स में कवरिंग होती है, किस में नहीं होती है। फॉर एग्जांपल प्रोकैरियोटिक यहाँ पे लोग देख के चलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल के अंदर बहुत सारे ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसमें डबल मेम्ब्रेन होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया सेल में रेस्पिरेशन का काम करता है, क्लोरोफिल प्लांट सेल में फोटोसिंथेसिस का काम करता है, फूड बनाने का काम करता है। ये सब सेल ऑर्गेनेल, जिस तरह सेल एक मेम्ब्रेन से कवर होता है, जिस तरह न्यूक्लियस हमने पढ़ा कि डबल मेम्ब्रेन से कवर होता है, ये सेल ऑर्गेनेल्स भी मेम्ब्रेन से कवर होते हैं। ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते, ये सिर्फ आपके यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। आपका डायग्राम में फिगर 5.4 में एक सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल दिया हुआ है, बैक्टीरिया सेल का। एक सेल वॉल होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियस लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करें हम लोग, न्यूक्लियोइड मतलब मेम्ब्रेन से कवर नहीं है वो रीजन, जेनेटिक मटेरियल स्कैटर्ड है, इसलिए हम लोग न्यूक्लियोइड करें। राइबोसोम एक तरह का सेल ऑर्गेनल है जो प्रोटीन के सिंथेसिस का काम करता है। ये चीज़ें हो गई आपकी न्यूक्लियस के बारे में। यही न्यूक्लियस है, जब ऑर्गेनिज्म डिवाइड करता है, एक जनरेशन से नया जनरेशन आता है, तो न्यूक्लियस ट्रांसफ़र करता है। जो न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। इसी के बेसिस पर हम लोग जेनेटिक्स पढ़ते हैं, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। अगर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पूरा का पूरा सेम कॉपी ऑफ डीएनए आ गया तो आइडेंटिकल होता है, लेकिन अगर उसमें कुछ चेंजेस आ गया डीएनए में और डिफरेंस, तो इससे हर एक इंडिविजुअल की अपनी एक आइडेंटिटी होती है। हर एक इंडिविजुअल का डीएनए दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट होता है कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ख़ास तौर पे ह्यूमन बींग्स में आप देखिएगा, हर एक ह्यूमन का दूसरे ह्यूमन से जेनेटिक पैटर्न बिल्कुल डिफरेंस होता है। ये डीएनए इस तरह से उसको एक आइडेंटिकल, उसको अपना एक स्ट्रक्चर, उसको अपनी एक पहचान प्रोवाइड करता है। उसके बाद अब न्यूक्लियस के बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके बुक में है वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म एक्चुअली लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल। प्लाज्म का लफ्ज़ हमने आपको बताया कि लिक्विड के लिए इस्तेमाल होता है। सेल के अंदर जितना भी लिक्विड पार्ट होगा उसको हम लोग प्लाज्म के लफ्ज़ से देखेंगे। पूरे सेल के अंदर जो भी लिक्विड है उसको एक लफ्ज़ में हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। पूरे सेल के अंदर जो लिक्विड है प्रोटोप्लाज्म। लेकिन हमने आपसे बताया कि न्यूक्लियस के अंदर अपनी एक अलग लिक्विड होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर है।
उसी तरह और भी कुछ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसके अंदर कुछ लिक्विड होता है। तो सेल के अंदर जितना भी लिक्विड है, एक लफ्ज़ में उसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। लेकिन सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स भी हैं, सेल ऑर्गेनेल्स के भी अपने अपने कुछ उसके अंदर लिक्विड पार्ट होगा। तो उस चीज़ को अलग कर दें तो बाकी जितना भी लिक्विड बचा साइटोप्लाज्म कहलाता है। मतलब सेल के अंदर जितना भी लिक्विड है वो प्रोटोप्लाज्म। और उस सेल के अंदर अब हम देखेंगे तो सेल का अंदर का स्ट्रक्चर जनरली जेली लाइक लिक्विड होगा, इसको हम लोग साइटोप्लाज्म कह रहे हैं। साइटोप्लाज्म में ही ये अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। जिस तरह हमने आपको बताया था खीर की तरह आप इसको इमेजिन करें, कटोरे के अंदर खीर रखा हुआ है, वाइट वाला पार्ट, उसमें अलग अलग ड्राई फ्रूट्स की तरह ये सेल ऑर्गेनल्स अरेंज होगा। जैसे ये वाइट खीर वाला पार्ट है ना, ये आपका साइटोप्लाज्म है। लेकिन हर एक सेल ऑर्गेनल्स के अंदर भी कुछ लिक्विड पार्ट होता है, उसकी अपनी अपनी अलग लिक्विड होती है। न्यूक्लियस की अपनी अलग लिक्विड होगी, न्यूक्लियोप्लाज्म कह देंगे, और सेल ऑर्गेनल्स की अपनी अलग लिक्विड होती है सब में। तो अगर सेल ऑर्गेनल्स के लिक्विड को निकाल दिया जाए तो बाकी जितना लिक्विड सेल में साइटोप्लाज्म, वाइट खीर वाला पार्ट, अगर सेल ऑर्गेनल्स के लिक्विड को और साइटोप्लाज्म को दोनों को मिला दिया जाए तो एक लफ्ज़ में हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। सेल के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स और जो कुछ भी फूड मटेरियल, ये आपका साइटोप्लाज्म में जनरली डिसॉल्व होता है। फ्लूइडिक इन नेचर है, एकदम भी फ्लूइड नहीं जैसे पानी की तरह, बिल्कुल हमने आप जेली लाइक होता है। प्राइमरी काम इसका यही है कि ट्रांसपोर्टेशन को प्रोवाइड कर सके आने जाने के लिए। लाइफ को सस्टेन करने के लिए लिक्विड मीडियम बहुत ज़रूरी है। लिक्विड वाटर जहाँ पे हम लोग ये नहीं है, वहाँ पे हम लोग लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म एक लिक्विड मटेरियल प्रोवाइड करता है। जितने भी सेल ऑर्गेनल्स आपके होते हैं इसी साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड होते हैं। मोस्टली वाटर से बना हुआ होता है ये साइटोप्लाज्म, और एक जेली लाइक स्ट्रक्चर उसको प्रोवाइड करने के लिए एक पूरा फाइब्रस नेटवर्क होता है इसके अंदर। इस तरह मिल्क में आप राइस मिला देते हैं ना, तब वो खीर वाला टेक्सचर बनता है। उसी तरह वाटर और कुछ फाइबर्स, बायोलॉजिकल फाइबर्स, इनके मदद से ही आपका साइटोप्लाज्म बनता है। इसी के अंदर फिर सारे सेल ऑर्गेनल्स अलग अलग तरह से एम्बेडेड होते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस सेशन में हम लोगों ने सेल वॉल, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की स्टडी की। सेल वॉल आउटर मोस्ट कवरिंग प्लांट सेल का होता है, सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ एक सेल वॉल भी होता है जो एक्स्ट्रा कवरिंग प्रोवाइड करता है। न्यूक्लियस हर सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। जिस तरह बॉडी में ब्रेन का रोल है, पूरे बॉडी को कनेक्ट करता है। इनफैक्ट ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर होती है। और न्यूक्लियस के बेसिस पे दो तरह के सेल्स एनिमल्स या लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सिंपल न्यूक्लियस वाले, यूकैरियोटिक एडवांस न्यूक्लियस वाले। और तीसरा हम लोगों ने साइटोप्लाज्म देखा, लिक्विड मीडियम ऑफ द सेल। कमेंट सेक्शन में कुछ इंटरैक्टिव डायग्राम्स और इस तरह के आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जिसके ज़रिए से आप कॉन्सेप्ट को और कुछ एडवांस, मतलब जो लेटेस्ट डायग्राम्स और ये, इनके मदद से आप चीज़ों को और अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी आज के सेशन के लिए।